हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त एक बार फिर से आपके साथ हूँ थोड़ी सी और प्रैक्टिस लेकर। लेकिन उससे पहले अ बिग हेलो टू ऑल आर न्यू व्यूअर्स ऑल्सो। बहुत से लोग इन दिनों में हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब के लिए मैं बता दूं कि हमने जो लिटरेचर पार्ट है उसमें मीरा के पद और कबीर की साखियाँ बहुत ही इजी मैनर में 2 वीडियोस हैं, आपको एक्सप्लेन किया है मैंने उसमें। उसके बाद उनकी एमसीक्यू सीरीज़ है, पार्ट 1 पार्ट 2, आप वो सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप अटेम्प्ट ना कर पाएँ। और जो आपके स्टोरी बेस्ड चैप्टर्स हैं उनके लिए हमने एमसीक्यूज़ और पार्ट एक साथ ही दिया हुआ है। मतलब जैसे जैसे आप एमसीक्यूज़ करते जाएंगे आपका स्टोरी भी आगे प्रोसीड करती जाएगी और आपको लर्न होती जाएगी। तो वो बहुत बड़े टाइम सेवर्स हैं जो वीडियोस हमने आपको स्टोरी बेस्ड चैप्टर्स के दिए हैं। आप उनके थ्रू अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं और स्टोरी भी लर्न कर सकते हैं। उसके बाद व्याकरण में समास के लिए मैंने आपको एक कंसेप्चुअल वीडियो दिया है। उसके बाद उसके एमसीक्यूज़ हैं। इसी तरह आपके पास पदबंध भी है और उसके एमसीक्यूज़ भी हैं। मुहावरे हैं, मुहावरों की बल्कि मुहावरे फटाफट सीरीज़ भी है जिसमें बहुत 5-7-10 मिनट के बीच का वो उसका मैंने टाइम ड्यूरेशन रखा है और उसमें मैंने आपको हर वीडियो में थोड़े थोड़े मुहावरे लर्न कराए हैं और बाद में उसकी एक एमसीक्यू वीडियो भी डाली हुई है। तो मुहावरों की भी आपकी इसी तरह प्रैक्टिस हो सकती है। वाक्य रूपांतरण की प्रैक्टिस कराते समय ही मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा उसका टाइप क्या है वाक्य का, वो मिश्र है, वो सरल है या संयुक्त है। बहुत ही इजी मैनर में मैंने उसको एक्सप्लेन किया है आपको, आप वो भी कर सकते हैं। ये सब जब आप कर लेते हैं तो फिर हम रिवीजन सीरीज़ में आ जाते हैं। रिवीजन सीरीज़ में मिक्स्ड क्वेश्चंस आपको दिए हैं आपको क्रॉस चेक करने के लिए। आफ्टर दैट यू हैव अ सीबीएसई सैम्पल पेपर, आप उसे भी कर सकते हैं, वो मैंने सॉल्व कराया है अच्छे से। अब हम कर रहे हैं अपठित गद्यांश की प्रैक्टिस। तो देखिए, अगर हम इतना सारा काम कर लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन से उसे पढ़ते हैं, मन से लगन से पढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी रीज़न होना चाहिए कि क्यों हमारा हिंदी का पेपर 100% अच्छा ना हो जाए। पूरे मार्क्स आने की मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप ये सारा कंटेंट अच्छे से करते हैं तो चलिए प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चंस देखेंगे। खेल से मन मस्तिष्क का विकास होता है। खेल के मैदान की मित्रता और भाईचारे का जवाब नहीं। खेल भावना हमें जीत की खुशी और हार के दुख से ऊपर उठाकर समरसता की ओर ले जाती है। यही समरसता व्यक्ति को जीवन में समुन्नत और सफल बनाती है। खेल अनुशासन, संगठन, पारस्परिक सहयोग, साहस, विश्वास, आज्ञाकारिता, सहानुभूति, समरसता आदि गुणों का विकास करके हमें देश का सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक बनाते हैं। खेल हमारे अंदर निर्णय लेने की शक्ति का विकास करते हैं। ऐसा कौन सा गुण है जो हमें खेल से प्राप्त नहीं होता? वाटरलू की विजय का रहस्य समझाते हुए एक अंग्रेज ने कहा था, विद्यार्थी जीवन में खेल की भावना से प्रशिक्षित होकर ही एटन के मैदानों में अंग्रेजों ने नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में पराजित किया था। आज के इस युग में तो खेलों का महत्व और अधिक बढ़ गया है। आज बहुत बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि संसार के विभिन्न देश अपने अपने मतभेदों को भुलाकर प्रेम और शांति से रहें। खेल इसमें अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। समय समय पर आयोजित एशियाई खेल या यूरोपीय खेल या ओलंपिक खेल कूद का इस दृष्टि से बहुत महत्व है। सभी देशों के हजारों लोग आपस में मिल बैठते हैं। भाषा, रंग, जाति, धर्म आदि की संकीर्ण मर्यादाएं यहाँ आकर टूट जाती हैं। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। मैंने आपको क्या बताया है तरीका पैराग्राफ को करने का? जस्ट गिव अ प्लेन रीडिंग टू द पैराग्राफ। उसका हर वर्ड आपको समझ में नहीं भी आता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। पैराग्राफ पढ़ने के बाद क्वेश्चन पे आएंगे हम। क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? खेल से विकास होता है, तो हमारा कीवर्ड है खेल से विकास। किसका विकास होता है? शरीर का, शारीरिक अंगों का, मन और मस्तिष्क का या बुद्धि का? तो हमारा जहाँ पे चैप्टर शुरू हो रहा है वहाँ पे हम जाएंगे। जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है, अब पैराग्राफ यहाँ कहाँ पे शुरू हो रहा है ये देखिए, खेल से मन मस्तिष्क का विकास होता है। तो किसका विकास होता है? हमारा मन मस्तिष्क का विकास होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है? हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक है, खेल से मन और मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, तो आपने कीवर्ड ढूंढा और कीवर्ड ढूंढ के आपको मिल गया कि किसका विकास होता है? मन मस्तिष्क का विकास होता है। सो इट इज़ एज सिंपल। चलिए, खेलों से निम्नलिखित में से कौन सा गुण विकसित नहीं होता? कौन सा गुण विकसित नहीं होता? हम गुणों के विकास की बात कर रहे हैं, तो देखिए हम ये कहाँ पे बात कर रहे हैं कि कौन सा गुण विकसित नहीं होता? गुणों का विकास। ठीक है, अब
हम कह रहे हैं क्या क्या? अनुशासन, संगठन, पारस्परिक सहयोग, साहस, विश्वास, आज्ञाकारिता, सहानुभूति, समरसता। तो अनुशासन की बात तो हम कर रहे हैं और हमें क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, नहीं होता वाला चुनना है, तो इसका तो होता है। आज्ञाकारिता भी लिखा है कि होता है, संगठन की भावना और समरसता भी होता है। इसका विकास जो है ये ऑप्शन है हमारे पास, और ये क्या है, परस्पर दुश्मनी और वैमनस्य पैदा करते हैं, तो वैसे भी ये सही ऑप्शन आएगा। ये सारे ऑप्शंस हमारे गलत ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो परस्पर दुश्मनी और वैमनस्य पैदा करते हैं, वैसे भी खेल दुश्मनी तो पैदा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत ऑप्शन है। अंग्रेज़ों ने वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को कैसे पराजित किया था? अब हम वाटरलू की बात करते हैं। ये देखिए वाटरलू यहाँ पे है, ठीक है। तो रहस्य समझाते हुए एक अंग्रेज़ ने कहा था, विद्यार्थी जीवन में खेल भावना से प्रशिक्षित होकर ही, तो जब वो छोटे थे, वो विद्यार्थी थे, उस जीवन काल में खेल भावना से ही सीख लेकर उन्होंने वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को पराजित किया था। तो ग ऑप्शन जो है वो आपकी सही ऑप्शन है। यहाँ पे हमने वाटरलू वर्ड ढूंढा और उसके बाद वाटरलू का युद्ध जो है उसको हमने ढूंढा और हमें ऑप्शन मिल गया सही ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजन होने से क्या लाभ होता है? खेल प्रतियोगिताएं आयोजन होने से क्या लाभ होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? तो हमें ढूंढना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हम कहाँ पे बात कर रहे हैं। हाँ, ये रहे ना, एशियाई खेल, यूरोपीय खेल, तो सभी लोग जो आपस में मिल बैठते हैं। और ये देखिए ये रहा, ठीक है। भाषा, रंग, जाति, धर्म आदि की संकीर्ण मर्यादाएं जो हैं वो टूट जाती हैं, एक लोग दूसरे के संपर्क में आते हैं। ये सब है, एक दूसरे के देश को देखने का मौका मिलता है, भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों का पता चलता है। ये सब है, लेकिन हमें जो क्लियर कट ऑप्शन इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने आंसर करना है, हमें क्लियर कट फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। संगठन शब्द में सही उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? जो वर्ड के पहले जोड़ा जाता है, ठीक है। तो संगठन में सही उपसर्ग है स, सम, संग, सम, तो सही उपसर्ग है सम, ठीक है बच्चे। तो ये आपके जो गद्यांश है उसको करने का बेस्ट वे आउट यही है, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो, पैराग्राफ में उनको ढूंढो और आंसर कर दो। और आपके पास वहाँ पे चॉइस भी रहती है, तो कहीं एक आध क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है तो आप उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इन सब के मैं आपको खंड ख और ग ऑलरेडी करा चुकी हूँ, अभी हम सिर्फ अपठित गद्यांश पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। चलिए अगला करते हैं। मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला एकमात्र गुरु है उसकी विचार शक्ति। ओके, तो हम विचार शक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, तर्क शक्ति है, अर्थात उसके पास विचारों की अमूल्य निधि है। अपने सब विचारों की नींव पर ही आज मानव ने अपनी श्रेष्ठता की स्थापना की है और मानव सभ्यता का विशाल महल खड़ा किया है। यही कारण है कि विचारशील मनुष्य के पास जब सद्विचारों का अभाव रहता है तो उसका वह शून्य मानस कुविचारों से ग्रस्त होकर एक प्रकार के शैतान के वशीभूत हो जाता है। मानव बुद्धि जब सब सद्विचारों से प्रेरित होकर कल्याणकारी योजनाओं में प्रवृत्त रहती है तो उसकी सहृदयता का कोई अंत नहीं होता, किंतु जब वह वहाँ कुविचार अपना घर बना लेते हैं तो उसकी पाशविक प्रवृत्तियाँ उस पर हावी हो जाती हैं, हो उठती हैं। हिंसा और पापाचार का दानवी साम्राज्य इस बात का द्योतक है कि मानव की विचार शक्ति जो उसे पशु बनाने से रोकती है उसका साथ देती है। मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है? तो अभी हमने कहा कि अन्य जीवधारियों से उसे अलग करने का महत्व देने वाला जो उसका योगदान है, किसका योगदान है? उसके विचारों का योगदान है। ऑप्शंस को पढ़िए। ऑप्शंस हैं शारीरिक शक्ति का, विवेक और विचारों का, परिश्रम और उत्साह का, मानव सभ्यता का। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पूरा टॉपिक पढ़ा ही किस पे है? उसकी विचार शक्ति पर। उसके विचारों से ही वो और जीवधारियों से अलग है, जानवरों से, बाकी सब से, क्योंकि उसके पास समझ बूझ है और विचार है। विचारों की निधि में शामिल नहीं है। विचारों के खजाने में क्या शामिल नहीं है? विचारों के खजाने में उसके पास बुद्धि है, विवेक है, तर्क शक्ति है, अर्थात उसके पास अमूल्य निधि है।
तो उसके पास तर्क, बुद्धि और विवेक, ये तीनों हैं। और विचारों की निधि में जो शामिल नहीं है वो है उत्साह। मानव में पाशविक प्रवृत्तियां क्यों जागृत होती हैं? क्यों होती हैं बताइए? ऐसी प्रवृत्तियां उसमें क्यों जागृत होती हैं? हमारा कीवर्ड है ये। तो हम ये देखिए यहाँ पे भी ये हमारा वर्ड आ रहा है, पर जब वहाँ कुविचार अपना घर बना लेते हैं, इसका मतलब क्यों गलत प्रवृत्तियां उसमें जागृत होती हैं? जब उसके मन में कुविचार आता है, हिंसा बुद्धि के कारण, सत्य बोलने के कारण, स्वार्थ के कारण नहीं। बिल्कुल क्लियर है कि मानव बुद्धि जब सब सद्विचारों से प्रेरित होकर कल्याणकारी योजनाओं में प्रवृत्त रहती है तो उसकी स्थिरता का कोई अंत नहीं होता। पर जब वहाँ कुविचार घर बना लेते हैं तो उसकी पाशविक प्रवृत्तियां उस पर हावी हो जाती हैं, तब वो हिंसा और पापाचार करने लगता है। उसके पास विचारों की अमूल्य निधि है। रचना की दृष्टि से ये वाक्य क्या है? उसके पास विचारों की अमूल्य निधि है। देखिए ये हमने बहुत क्लियरली किया हुआ है। अगर कोई संयोजक लगा है तब हमारा वो वाक्य संयुक्त वाक्य होता है, और अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ पैराग्राफ जो आपका सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट है और वो आधारित है दूसरे भाग पर, तभी वो मिश्रित होता है। ये अपने आप में एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इसलिए ये एक सरल वाक्य है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है मनुष्य का गुरु, विवेक शक्ति, दानवी शक्ति, पाशविक प्रवृत्ति। ऑब्वियसली विवेक शक्ति की उसकी जो सूझबूझ है, उसकी जो समझ है, उसके अकॉर्डिंगली ही वो एक्शन लेता है। अगर उसकी बुद्धि अच्छे तरीके से काम कर रही है, अच्छी डायरेक्शन में काम कर रही है, तो वो कल्याणकारी होता है, नहीं तो वह दानवों जैसा व्यवहार करता है अगर उसके अंदर कुविचार आ जाते हैं। तो विचारों के बारे में ही ये पैराग्राफ लिखा गया है, इसलिए जो उपयुक्त शीर्षक है वो है विवेक शक्ति। ठीक है बच्चे, तो इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।